आमतौर पे हम देखते हैं बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि स्नोरिंग तो हेरिडिटिकल है। जहाँ इस बच्चे का दादा भी स्नोर करता है, इस बच्चे के फादर भी स्नोर करते हैं, तो हमारा बच्चा भी स्नोर करता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। पर ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, बच्चों की श्वास और निद्रा रोग विशेषज्ञ एट न्यू क्लिनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हम देखते हैं बच्चों में, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो है खर्राटे। क्या आपका बच्चा खर्राटे लेता है? यदि आपका बच्चा खर्राटे लेता है तो क्यों लेता है? क्या उन खर्राटों से हमारे बच्चे की हेल्थ पे कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? हमें कैसे पता चले कि खर्राटे के लिए हमें आगे बच्चे की जांचें कराने की ज़रूरत है या हमें फर्दर उसको कुछ और इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, और कैसे हम उसका इलाज आगे निदान कर सकते हैं। सबसे पहले खर्राटे क्या हैं, क्यों आते हैं? खर्राटे जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, एक इनफ स्पेस होता है वहाँ पे, जिससे हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। यदि उस रास्ते में कहीं भी कोई रुकावट है तो वो हवा जो है उसे नैरोड पैसेज से, मतलब संकरी जगह से निकलना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस में एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम खर्राटे के रूप में सुनते हैं। तो खर्राटे क्यों होते हैं? जब इस प्रोसेस में कहीं भी कोई रुकावट हो। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कॉज है, सबसे ज़्यादा जिस कारण से खर्राटे आते हैं, वो है एडिनोटॉन्सिल्स। या तो उसको एडिनॉइड्स बढ़े हुए हों या टॉन्सिल्स बढ़े हों। एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स क्या होते हैं? ये लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे नाक के पीछे पाए जाते हैं, और टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर पीछे की तरफ आप देख पाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एलर्जिक होते हैं उनको नाक में भी जो टर्बिनेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं साइज़ में, और वो भी सांस के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब भी सांस के रास्ते में कोई रुकावट है तो ये सॉफ्ट टिश्यू सारे वाइब्रेट होते हैं, और इनके कारण हम एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो हम स्नोरिंग के रूप में सुनते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं जिनमें स्नोरिंग ज़्यादा कॉमन होती है, हम ये कह सकते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं स्नोरिंग के लिए? जो बच्चे एलर्जिक हैं, जिनमें एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, या फिर वो बच्चे जिनमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनको नाक का जो पर्दा है, नाक का जो सेप्टम है वो एक तरफ को डेविएटेड है, या फिर वो बच्चे जिनको कोई संरचना में बनावट में कोई परेशानी है, क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स हम उनको कहते हैं। जिस तरह से रास्ता बना हुआ होना चाहिए वो उस तरह से नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं जिनमें नाक दबी हुई होती है। इस तरह के जो भी क्रेनियोफेशियल यानी कि फेस के स्ट्रक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं स्नोरिंग के लिए और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के लिए। अब स्नोरिंग के लिए हमें हमारे बच्चे के लिए क्या स्नोरिंग हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल है, या इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है? आमतौर पे हम देखते हैं बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि स्नोरिंग तो हेरिडिटिकल है। जहाँ इस बच्चे का दादा भी स्नोर करता है, इस बच्चे के फादर भी स्नोर करते हैं, तो हमारा बच्चा भी स्नोर करता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। पर ऐसा नहीं है। स्नोरिंग जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिसे हमें हर हाल में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, प्लस फर्दर इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अब स्नोरिंग जो है वो इंटरमिटेंट हो सकती है, यानी कि सिर्फ कभी कभी जब भी बच्चे को सर्दी खांसी या ज़ुकाम है, उन कुछ दिनों के अंदर हमारी जो सांस लेने की नली है, नेज़ल म्यूकोज़ा है, नाक में थोड़ी सी सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उन दिनों में 2-4 दिन के लिए हो सकता है कि बच्चा स्नोर करे, खर्राटे ले, और मगर उसके बाद वो ठीक हो जाए। ऐसे बच्चों को लगातार कोई इलाज देने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम सिर्फ समय से दिखाने की ज़रूरत होती है कि वो प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है। दूसरे बच्चे होते हैं जो लगातार रूप से खर्राटे लेते हैं, रोज़ खर्राटे लेते हैं, और काफ़ी ऊंची आवाज़ में उनके खर्राटों की आवाज़ काफ़ी ऊंची होती है। इसके साथ साथ बीच में हम बहुत बार नोट करते हैं, या पेरेंट्स भी आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा बीच बीच में सांस रुक जाती है या बच्चा उठ के बैठ जाता है। इन सब बच्चों के अंदर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इनको हम कहते हैं, इन बच्चों को साथ में एसोसिएटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिसके लिए हमें इनको फर्दर इलाज देने की ज़रूरत है, फर्दर इवैल्यूएट भी करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन कौन से हैं चीज़ें जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे बच्चे में दिखें तो हमें उनको आगे ट्रीटमेंट या इवैल्यूएट करवाने की ज़रूरत है? यदि आपका बच्चा उल्टा सोता है, या यदि आपका बच्चा मुंह खुला रखता है, मुंह खुला रख के सोता है, या अपनी गर्दन एक्सटेंड कर लेता है,
या उसको 2-3 तकिए चाहिए होते हैं सोने के लिए, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, या फिर सोने के बाद एकदम से उठकर बैठ जाता है। सांस लेने के लिए कई बार गैस्प फॉर एयर हम कहते हैं कि सांस लेने के लिए उठ के बैठ जाता है। या आपका बच्चा पूरी रात बिस्तर पे घूमता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर करवट बदलता रहता है, उसको सुबह उठाने में बहुत दिक्कत होती हो, या वो बिस्तर गीला कर देता हो और उसकी उम्र 5 साल से ऊपर हो। ये सब बच्चे जो हैं, या फिर आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही हो, उसका वज़न जैसे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहा हो, या फिर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे हम कहते हैं कि उसको कंसंट्रेशन इश्यूज़ हों, उसको बच्चे को कहीं भी आप बिठा के किसी चीज़ में एंगेज करना चाहें, कंसंट्रेशन के साथ उसको कुछ भी काम करने में दिक्कत आती है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉल होने लग जाती है। यदि इस तरह की कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में है और आपका बच्चा स्नो खर्राटे लेता है, तो आपको उसको फर्दर जांच करवाने की और उसको फर्दर इवैल्यूएट करवाने की ज़रूरत है और उसको फर्दर ट्रीट करने की भी ज़रूरत है। अभी इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं, रात के समय होती है। इसके लिए बच्चे के पूरे ब्रेन पे कुछ एक मतलब प्रोब्स लगाए जाते हैं जिनसे हम देखते हैं कि उसकी सांस कितनी बार रुक गई है, कितनी बार उसकी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कितनी बार उसका ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है और उसकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है और उसकी नींद कितनी बार रात में ख़राब हो रही है। इन सब बातों को देखने के लिए हम एक स्लीप स्टडी करते हैं जिसे हम नींद की जांच कहते हैं और इसके बेसिस पे आगे हम डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम कि बच्चे की प्रॉब्लम कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। और ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कारण क्या है। यदि उसको एडिनॉइड्स पड़े हुए हैं या उसको कोई क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटी है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट उसको आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर। यदि आपको कोई भी डाउट है जिस विषय पर हमने अभी बात की है उस विषय से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो ईमेल आईडी उसमें दिया हुआ है उस पर आप मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकें। धन्यवाद।